जय हिंद साथियों। तो पिछले दिनों बीपीएससी ने अपना पाठ्यक्रम जारी कर दिया। 7th फेज में जो टीचर आने वाले हैं, अब कह सकते हैं राज्यकर्मी वे शिक्षक हैं होंगे जो आएंगे भविष्य में। तो बीपीएससी उसके लिए एग्ज़ाम लेगी और एग्ज़ाम का पाठ्यक्रम भी आ चुका है और उसको आप भी देख चुके होंगे। विगत दिनों पाठ्यक्रम आने के बाद मेरे कुछ ऐसे मित्रों से बात हुई जो या तो ऑलरेडी टीचर हैं या अगर टीचर नहीं है जो टीचर बनना चाहते हैं, उन सब के मन में कुछ संशय है। जैसे एक विषय को लेकर के मेरी बात हुई तो संशय है। हालांकि कई एग्ज़ाम की में वो चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी बहुत स्पष्ट अब तक चूँकि जो लोग टीचर बनना चाहते हैं उन्होंने बीएड डीएड की कर रखा है, उसके बाद उन्होंने सीटेट के लिए पढ़ी, लेकिन इस पूरे प्रक्रिया के दौरान कहीं भी उन्हें इस चीज़ की तैयारी करने का मौका नहीं मिला या पढ़ने का मौका नहीं मिला। वो इतिहास में एक टॉपिक है, पाठ्यक्रम का हिस्सा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ा कहाँ से कहाँ तक जाए और उसके लिए कौन से बुक को रेफ़र किया जाए, तो उस पर आज हमारी चर्चा है। चूँकि दो तरह के परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे निश्चित रूप से, एक तो नियोजित शिक्षक और एक जो अभी सीटेट क्वालिफाई करके प्रतीक्षारत हैं टीचर बनने के लिए वे लोग। तो दोनों के लिए भी यह ज़रूरी है। और तो इस आज के वीडियो के माध्यम से हम मतलब समझने का प्रयास करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कहाँ से प्रारंभ करना है और कहाँ तक पढ़ना है। देखिए, मेरे इस वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद है कि कम से कम पढ़ा जाए और अधिक से अधिक मार्क्स अचीव किया जाए। मैं यूट्यूब पर देखा हूँ कई लोगों ने वीडियो डाला है, लेकिन उस वीडियो के माध्यम से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको लाभ कुछ तो ज़रूर होगा, लेकिन लाभ के साथ साथ हानि भी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि एक ही विषय तो है नहीं, विषय कई सारे कवर करने हैं। लैंग्वेज का पेपर है, लैंग्वेज 1 2, उसके बाद जीएस सेगमेंट में ही कई टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, तो सारे को कवर करना है बहुत कम समय में। जैसा कि आयोग बता रही है कि अगले 2-3 महीनों में एग्ज़ाम होने वाला है, 2-3 महीनों में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा और नवंबर तक उसके परीक्षा फल प्रकाशित करने का भी टारगेट रखा गया है आयोग की तरफ से। तो इतने कम समयों में इतने बड़े सेगमेंट कवर कैसे किया जाए, क्योंकि हर विषय का टॉपिक और सब टॉपिक सब लिया गया है। तो जैसे अगर आप इतिहास में ही उलझ के रह जाएंगे, आप गणित कैसे तैयार कर पाएंगे, रीजनिंग कैसे तैयार कर पाएंगे, भूगोल कैसे तैयार कर पाएंगे, सामान्य जागरूकता से जुड़े प्रश्नों के उत्तर कैसे दे पाएंगे। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा कि आप कम से कम पढ़ाई करते हुए अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए कौन से कंटेंट को फॉलो किया जाए। तो चलिए देर न करते हुए सीधे हम पाठ्यक्रम पर आते हैं और पाठ्यक्रम को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा जहाँ तक मैं बात करूँ, इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन करके है। तो राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ना कहाँ से है? वैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है उसकी अवधि मूल अवधि जो है वो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर के देश की आज़ादी तक का काल है। लेकिन इसको समझने के क्रम में
आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो इसकी पृष्ठभूमि मतलब फाउंडेशन, कि राष्ट्रीय आंदोलन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। ऐसे भी ठीक चल रहा था, शासन सीधे जनता करती है, प्रत्यक्ष रूप में शामिल होती है, ठीक है, लोकतांत्रिक स्वरूप था। तो लोग कुछ प्रयास करके अंग्रेजी व्यवस्था को भी अपने सामाजिक परिवेश के अनुकूल बना करके और अंग्रेजी शासन के अंतर्गत भी लोग कंटिन्यू कर सकते थे, परंतु हमारे नियंताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन की ज़रूरत ही महसूस क्यों की। तो इसके लिए आपको इसकी पृष्ठभूमि समझनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन जो टॉपिक है, उस टॉपिक्स को पूरे कवर करने के लिए उसके फाउंडेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा, और इसका फाउंडेशन स्टार्ट होता है एक उस चार्टर से। लंदन में कंपनी बनती है जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी होता है, बाद में चल करके, हालांकि उस समय कुछ और नाम था। तो 1600 से पूर्व ही एक कंपनी बनी लंदन में, और तत्कालिक समय के जो वहाँ की महारानी थी एलिजाबेथ, उसने चार्टर के माध्यम से इस कंपनी को पूर्व के देशों के साथ एकाधिकार, चार्टर माने एक तरह का विज्ञप्ति सरकार द्वारा जारी, तो उसके माध्यम से उस कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, पूर्व के देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार दे देता। एकाधिकार का मतलब है एक ऐसा अधिकार जो ये सुनिश्चित करता हो कि इंग्लैंड के कोई अन्य कंपनी या संस्था या व्यक्ति पूर्व के देशों से व्यापार नहीं करेंगे। व्यापार करने के लिए इंग्लैंड ने पूर्व के देशों से एकमात्र कंपनी को अधिकृत किया, और वह थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत आती है। अपने शुरुआती दिनों में उसका ध्यान व्यापार पर केंद्रित था, लेकिन चूंकि उस समय के व्यापार की ज़रूरतें ऐसी थीं, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कंपनी को जाने अनजाने में राजनीति प्रभुत्व की ज़रूरत पड़ती है, और अपने राजनीति प्रभुत्व हेतु अपने व्यापार के लिए अनुकूल माहौल के चाह में वो सब उसको करना पड़ता है। उसी क्रम में अब ध्यान एक बात ये देना है कि राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में जितने महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, उसकी पृष्ठभूमि में हो, चाहे कांग्रेस की स्थापना के बाद हो, सब महत्वपूर्ण पड़ाव से जुड़े हुए व्यक्ति। खैर, अब तो ईस्वी पूछने का ट्रेंड कुछ कम हुआ है, लेकिन ईस्वी भी ध्यान में रखा जाए तो एक घटनाक्रम को समझने में आसानी होगी। महत्वपूर्ण व्यक्ति, महत्वपूर्ण घटना। तो इस पड़ाव में 1600 ईस्वी से लेकर के 1947 तक के पड़ाव में जितने 1600 से 1947 की अवधि के बीच मध्य जितने पड़ाव आते हैं, चाहे वो कंपनी की स्थापना हो, वो शुरुआती पड़ाव कह सकते हैं। भारत में तत्पश्चात एक छोटा सा ही विद्रोह हुआ था, आई थिंक वो 1742 के आसपास। अच्छा, कंपनी के काम करने का मॉड्यूल क्या था? उसके बाद 1742 में एक छोटा सा आंदोलन होता है, आई थिंक सन्यासी विद्रोह, तो उसको भी देखने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कुछ पुस्तकों में, मैंने कुछ इतिहास की पुस्तकों में पढ़ा है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो पहली परिणति के रूप में उभर करके आया वो 1742 का सन्यासी विद्रोह था। अगर हम बात करें पहली लड़ाई गवर्नमेंट को कब लड़नी पड़ी, तो पहली लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी को 1757 में पलासी का युद्ध के रूप में लड़ना पड़ा। तत्पश्चात 1764 बक्सर का युद्ध। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पलासी का युद्ध हो या बक्सर का युद्ध हो, ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। पलासी का युद्ध
किनके बीच लड़ा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी से नेतृत्व करने वाले कौन थे उस तरफ से, एक दूसरे तरफ से युद्ध करने वाले, बंगाल की तरफ से युद्ध करने वाले कौन थे, 1764 का युद्ध किनके बीच लड़ा गया और उस युद्ध के क्या प्रभाव हुए, वो सब पर ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है? कि क्योंकि बीपीएससी जो क्वेश्चन बनाती है वो ईस्वी बेस्ड क्वेश्चन नहीं होता है। बहुत कम केस में देखा गया है कि वो ईस्वी बेस्ड क्वेश्चन हुआ है। आमतौर पर वो कॉन्सेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए कह सकते हैं विख्यात है। 1764 के बाद जो गवर्नमेंट की प्रमुख नीतियां रही, नीतियों में बदलाव 1764 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में नवाब बनने का मौका मिला, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जो उस समय का गवर्नर जनरल था उसने कहा था कि अब हमको नवाब बनना पड़ेगा खुद, क्योंकि प्लासी का युद्ध लड़ने के बाद उसे ये महसूस हुआ कि कंपनी को अपना ध्यान केंद्रित व्यापार करना चाहिए, है ना। उसे राजकाज में उलझना नहीं चाहिए, बल्कि उसको राजकाज चलाने के लिए कैसे मुखौटा की ज़रूरत थी जिसको बैठा दे और अपने उद्देश्य के लिए उससे जो चाहे करवाते रहे। लेकिन चूँकि राजा को भी अपने, नवाब को भी अपने प्रजा के हितों नज़रों में, और साथ ही साथ उसके भी कुछ नैतिक धर्म होते हैं एक राजा के रूप में प्रजा के लिए, तो कोई भी नवाब सारा किसी और का बात माने ये ज़रूरी नहीं है। ये बात महसूस की गई 1764 में, और 1764 के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने कहा भी कि भाई अब हमको खुद नवाब बनना पड़ेगा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को खुद नवाब की भूमिका यानी राजा की भूमिका में आनी पड़ेगी। हालांकि वो मिर्ज़ापुर सीरीज का एक फेमस डायलॉग वो गुड्डू भैया का शुरू किए थे मजबूरी में, एकदम मज़ा आ रहा है। यही बात रॉबर्ट क्लाइव के साथ भी था, शुरू किया था मजबूरी में, बाद में मज़ा आने लगा, देश का नवाब बनने का शौक़ चढ़ा उसे भी। 1764 के बाद अगर बात करें तो एक महत्वपूर्ण पड़ाव कुछ बीच में जब नवाब बन गया भारत का, बंगाल का नवाब, चूँकि बंगाल उस समय का महत्वपूर्ण प्रांत था। उस समय का बंगाल, वर्तमान का अगर बात करें तो वर्तमान का बंगाल, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये सारे राज्य उसमें शामिल थे। तो बहुत बड़ा बंगाल प्रदेश था। बंगाल पर कब्जा होने का मतलब कि भारत के अर्थतंत्र पर कब्जा होना। उस समय में भारत के राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा बंगाल से ही प्राप्त होता था, तो बंगाल बहुत बड़ा अर्थतंत्र था उस समय। इसके बाद अगर आप आगे बढ़े तो इसी समय में गवर्नमेंट अब क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव करती है, जैसे मुझे ध्यान आ रहा है पिट्स इंडिया एक्ट करके एक एक्ट आया। अब इस दौरान जो भी गवर्नर जनरल आए, उस गवर्नर जनरल ने क्या कार्य किया, बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए जो महत्वपूर्ण बदलाव हैं नीतियों को लेकर के, कौन से कानून लाए और उस कानून का क्या प्रभाव हुआ। अगर आप एक सार रूप में उसको याद रखें तो वो आपके काम आएगा। उसके बाद सीधे अगर बात करें एक लंबे पड़ाव के बाद तो 1857 की क्रांति आती है ना। तो 1857 की क्रांति को समझने के पहले 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि समझनी पड़ेगी, क्योंकि 1857 की क्रांति के बारे में वीर सावरकर ने एक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने इस बात को इंगित किया कि 1857 की क्रांति एकमात्र सैन्य विद्रोह न हो करके यह भारत को स्वतंत्र कराने की पहली कवायद थी, जिसमें समाज का सारा वर्ग हिस्सा ले रहा था। अब देखेंगे भी कि 1857 की क्रांति के
को अगर आप डेप्थ तक पढ़ेंगे तो आपको ये बात महसूस भी होगी कि यह क्रांति सिर्फ विद्रोह भर न था, सिपाही विद्रोह भर न था। इस क्रांति में समाज के सारे वर्गों ने हिस्सा लिया, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, राजा हो। हाँ, वो दूसरी बात है कि सबके अपने अपने हित थे और सबने इस क्रांति के माध्यम से अपने अपने हित भुनाने की कोशिश की। तो 1857 की क्रांति एक महत्वपूर्ण पड़ाव है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। तो इसको समझने की ज़रूरी है, ठीक से समझने की ज़रूरी है। अब 1857 के संग्राम को पढ़ते समय क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जब आप किसी एक टॉपिक को पढ़ने के लिए बैठेंगे उसका कोई अंत नहीं है। आप इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि यू कांट बिलीव, आप विश्वास नहीं कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन राइज हो सकते हैं हर एक टॉपिक सब टॉपिक से, लेकिन आपको कम से कम पढ़ना है कंटेंट, और ऐसे कंटेंट को पढ़ना है ताकि आप कम पढ़ करके अपने परीक्षा को आश्वस्त कर सके। अब 1857 की क्रांति में क्या पढ़ना है? देखिए, जो वहाँ मेजर बात पढ़ने की आवश्यकता होती है वो है कि देश के किस हिस्से में कौन सा व्यक्ति नेतृत्व कर रहा था। सबसे पहले तो उसके कारणों को समझ लेना चाहिए। 1857 की क्रांति के क्या कारण रहे होंगे, धार्मिक कारण क्या थे, सामाजिक कारण क्या था, सैन्य कारण क्या था, आर्थिक कारण क्या थे। अगर मोटे तौर पर मैं बोलूँ तो उनके कारणों को लेकर के मैं उस पर काम करने वाला हूँ और विचार कर रहा हूँ। अगर मेरे पास समय रहा तो मैं उस पर काम करूँगा। 1857 की क्रांति को समझने के बाद 1857 की क्रांति को समझने के बाद थोड़ा और आगे बढ़ना है हमको, और बीच में जब 1878 के आसपास आप देखते हैं तो कुछ वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आता है, आर्म्स एक्ट आता है ना। वो एक दौर है 1875 से लेकर के और वो 1890 के बीच का दौर। उसमें बहुत सारे कानूनी बदलाव गवर्नमेंट ने किए। हालांकि 1857 की क्रांति के बाद 1858 में बड़े तौर पर बदलाव हुआ। अब तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, 1858 से सीधे भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन, अब भारत में ब्रिटिश। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जो महत्वपूर्ण बदलाव हुए, सबसे पहला बदलाव वो था कि अब भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं था भारत पर, बल्कि सीधे क्राउन का शासन था, यानी एलिजाबेथ का। उस समय जो एलिजाबेथ थी, वहाँ की जो महारानी थी, उस महारानी का शासन भारत में था। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे। और उस समय जो गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया, उसके लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक मंत्री बनाए गए, एक सचिव बनाया गया, वो सब भी समझने की चीज़ है, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक बदलाव था भारतीय शासन के लिए। क्योंकि 1857 की क्रांति से पूर्व भारत पर शासन करने वाले जो लोग थे वो कंपनी था, लोगों का समूह कह सकते हैं, कंपनी था। लेकिन 1857 के बाद कंपनी नहीं बल्कि क्राउन का शासन था, यानी इंग्लैंड के राजा का। अगर 1857 की 58 की क्रांति, 1857 और उस क्रांति के बाद के परिणामों को छोड़ करके अगर हम आगे बढ़ें तो 1875 से लेकर 90 तक का एक दौर है, पूरा एक दौर है। वो उस दौर में भारत में कानूनी बदलाव का एक दौर है वो। जैसे आप 1878 में देखते हैं आर्म्स एक्ट है, उसी दौर में आई थिंक इल्बर्ट बिल भी है 1882 में, आर्म्स एक्ट है ना। तो उस पूरे दौर में जो जो कानूनी बदलाव आए, उस कानूनी बदलाव को करने के समय भारतीय वायसराय कौन था, वो सब समझने की चीज़ है। भारत मंत्री कौन था, है ना, इंग्लैंड में, वो समझने की चीज़ है। अब उस पूरे पड़ाव के बीच सबसे महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन हमारा है 1885 का
अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अच्छा, एक बात ध्यान में रखनी है कि इस समय 1857 की क्रांति के बाद देश की अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे राष्ट्रवादी संगठन बनने लगे थे, अलग अलग नामों से, है ना। मद्रास सभा, हरिजन सभा, बंगाल में कुछ और, कुछ एक नाम से, मद्रास में कुछ एक और नाम से, यानी देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से छोटे छोटे राष्ट्रवादी संगठन बनने लगे थे। 1885 में उन सब छोटे छोटे राष्ट्रवादी संगठनों की परिणति ही अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। यानी इन छोटे मंचों को अखिल मंच प्रदान करना, यानी एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना कांग्रेस का उद्देश्य था। कांग्रेस अपने उद्देश्य में सफल भी रही, क्योंकि शायद अगर कांग्रेस ना होती तो भारत को आज़ादी मिलने में और थोड़ा समय लगता, क्योंकि कांग्रेस ने एक नेतृत्व प्रदान किया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने में। अब हमारा सब महत्वपूर्ण पड़ाव शुरू होता है 1885 से। 1885 से लेकर के 1947 तक की जितनी महत्वपूर्ण घटना है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं 1947 तक की महत्वपूर्ण घटना, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि 1947 के आगे भी कुछ हमको समझना होगा, 1950 तक का पड़ाव, क्योंकि 1947 से पूर्व भी कुछ घटनाएं हो रही थी जिसका विस्तार 1950 तक जाता है। जैसे संविधान सभा, चूँकि 1946 में उसका गठन हो चुका था और उसका विस्तार अगर देखें तो 1950 तक है। तो आप 1946 में जो घटनाएं हुई उसका विस्तार अगर 1950 तक है तो उसको समझना होगा, बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन एक संक्षेप में तो समझना ही चाहिए। तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समझते हुए उसके संस्थापक, उस समय के लोग संस्थापक कौन रहे, उसका पहला कॉन्फ्रेंस यानी बैठक कहाँ हुआ, है ना, उसकी अध्यक्षता किसने की, कितने सदस्य रहे, है ना, तो यह सब समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम 1885 के बाद बात करें तो एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन हमारा 1905 बंग भंग आंदोलन, है ना। 1905 बंग भंग आंदोलन, बंगाल का विभाजन हुआ और उसका विरोध। अब उसका विरोध उसको ठीक से समझना है, क्योंकि बंग भंग आंदोलन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको कवर करने की आवश्यकता है। बंग भंग आंदोलन क्या था, उस समय देश का वायसराय कौन था, है ना, वो सारे चीज़ों को ठीक से समझ लेना है। बंग भंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ है ना, स्वदेशी आंदोलन को भी समझना होगा। फिर एक घटना है उसी दौर में मुस्लिम लीग की स्थापना, उसको भी ठीक से समझ लेना होगा। अगर हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं 1911, आई थिंक 1911 बंगाल का विभाजन वापस ले लिया गया, तो उसको समझने की ज़रूरत है। आगे अगर हम देखें तो बीच में तो 1911 से लेकर के बीच में कोई खास महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुए, लेकिन 15 में महात्मा गांधी का पदार्पण होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आते हैं तो पहले तो प्रथम एक वर्ष वो देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी पदयात्राएं करते हैं, उसके माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि समस्या कितनी बड़ी है। और अब तक जो महात्मा गांधी को गर्व महसूस हो रहा था कि ब्रिटिश शासन के हम एक अंग हैं, वो गर्व का दम टूटता है। अच्छा, इसमें आश्चर्य होने की बात नहीं है कि महात्मा गांधी को एक दौर में इस बात का गर्व भी था कि हम ब्रिटिश नियंत्रित क्षेत्र के नागरिक हैं। हालांकि वो
दम्भ उनका टूट चुका था दक्षिण अफ्रीका में, जब वो श्वेत और अश्वेत के आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे थे उसी समय। लेकिन भारत में आकर के उनका जो बचा खुचा जो दम्भ था वो ख़त्म हो गया। 1915 एक महत्वपूर्ण बात है। 1915 के जनवरी में 30 जनवरी के आई थिंक है वो डेट मैं करेक्ट बता रहा हूँ या नहीं पता नहीं। तो 1915 में वे दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं और भारत के अलग अलग हिस्सों में पदयात्रा करके ये जानने का प्रयास करते हैं कि समस्या कितनी बड़ी है। अगर हम 1915 के बाद 1916 चंपारण आंदोलन, 16 से 17 के मध्य चलने वाला चंपारण आंदोलन को कई नामों से जानते हैं। नील विद्रोह भी बोलते हैं उसको। हालांकि एक नील विद्रोह उससे पूर्व भी हो चुके हैं, है ना, बंगाल में हुआ था। बिहार में चंपारण आंदोलन के पूर्व भी एक नील विद्रोह हो चुका था और वो बंगाल में हुआ था। बंगाल में ही नील विद्रोह हुआ था, जिसकी परिणति थी कि बंगाल में नील की खेती को कुछ हिस्सों में बंद कर दिया गया और वहाँ का नील के फैक्ट्री के मालिक आकर के बिहार के अलग अलग हिस्सों में नील की खेती करवाने लगे थे किसानों को। तो एक तो नील विद्रोह बंगाल का भी है, उसको भी देखना होगा, उसको देख लीजिएगा। उसी को जब आप पीछे पढ़ रहे होंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि, तो उसमें कहीं ना कहीं नील विद्रोह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। उसी पर एक नाटक बना है नील दर्पण, आई थिंक। चंपारण आंदोलन को अच्छे से समझिए, है ना। चंपारण आंदोलन को समझने के बाद, चूँकि वो बिहार से जुड़ा हुआ था, चंपारण आंदोलन में बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन राइज हो सकते हैं, क्योंकि ये बिहार को और अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लिंक करने का एक अच्छा खासा माध्यम है। अगर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो चंपारण आंदोलन के बाद खिलाफत आंदोलन का भी एक दौर है ना। खिलाफत आंदोलन 1918 से 19 के बीच होता है और जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी करते हैं भारतीय मुसलमानों की तरफ से। वहीं 1920-21 के आसपास में असहयोग आंदोलन का भी प्रारंभ है। तो चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन और असहयोग आंदोलन से आगे निकलते हुए उसके बीच जो कुछ घटनाएं हुई, जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट कानून आया, उसके बाद उसका मतलब एक तीखी प्रतिक्रिया हुई और जो गवर्नमेंट को लोगों के विद्रोह दबाने का एक तरीका था बलपूर्वक, तो उसी क्रम में एक बड़ी घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड है जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। तो उसको एक समझने की ज़रूरत है ठीक से। फिर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो 1927-28 के आसपास, है ना, भी कुछ घटनाएं हैं जिसको कवर करने की ज़रूरत है। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, महत्वपूर्ण पड़ाव है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को ठीक से समझिए। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद अगर आप आगे बढ़ें, है ना, तो उसी बीच में अंबेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन चल रहा था 19 सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद के समय में। तो उसको भी समझने की ज़रूरत है। सिर्फ गांधी केंद्रित आप राष्ट्रीय आंदोलन नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन में और भी लोगों की भूमिकाएं हैं और उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, चाहे वो अम्बेडकर हो। देश के अलग अलग हिस्सों में सरदार पटेल हो। उसी समय सरदार पटेल खेरा में आंदोलन कर रहे थे, गुजरात के, आई थिंक गुजरात में ही खेरा पड़ता है वहाँ। तो पटेल का खेरा भी समझना पड़ेगा, सरदार पटेल का। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर किसी एक वर्ष को पढ़ रहे हैं तो उस वर्ष में देश के अलग अलग हिस्सों में कौन सी घटनाएं हो रही है उस पर चर्चा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आप आगे बढ़ते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से, तो उसके बाद
आपको जो पढ़ना है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का गवर्नमेंट लेकर के आई थी, उसको भी समझना है। और उस दौरान देश के विधायिकाओं का चुनाव भी हो रहा था, जिसमें कांग्रेस पहली बार पार्टिसिपेट कर रही थी, तो उसको भी समझने की ज़रूरत है। फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, और भारत छोड़ो आंदोलन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसी बीच में देश के बंटवारा की सुगबुगाहट भी शुरू हो गया था 1942-43 के आसपास, और मीटिंग का दौर शुरू हो गया था। वहाँ से 3 व्यक्तियों को भेजा गया था बातचीत करने के लिए कि भारत का और पाकिस्तान का बंटवारा ना हो, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संबंध बहुत तल्ख थे उस दौरान, और मुस्लिम लीग अपनी मांग पर अड़ी हुई थी कि भाई अलग मुस्लिमों के लिए एक अलग विधायिका क्षेत्र का मांग था उनका, तो उसको लेकर के बात थी। आगे बढ़ते तो 1946 में संविधान सभा का गठन एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। संविधान सभा के गठन के सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है, उससे जुड़े हुए जो डेप्थ हैं कि गठन कब हुआ, पहली बार संविधान बनाने का सुझाव किन लोगों ने दिया, उसकी अध्यक्षता किसने की, फिर प्रारूप समिति कैसे बना, मेंबर कौन थे, है ना, कितने समय लगी, कितनी अवधियाँ लगी, कितने मीटिंग्स हुए, इन सब पर बात बनाने की ज़रूरी है। फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का, और 2 नेशन थ्योरी, है ना, माने 2 राष्ट्र का सिद्धांत, पाकिस्तान अलग और भारत अलग। उसके बाद फिर देश भारत एक गणतंत्र बना 1949 के आसपास, 1950 में, और 1950 से भी पूर्व जो संविधान के कुछ प्रावधान 1949 के आसपास लागू हो गए, वे सारे इसमें कवर होंगे। तो मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश किया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या पढ़ा जा सकता है। तो अगला जो वीडियो हमारा होगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कौन से रिसोर्स फॉलो करने हैं, कौन सा टेक्स्ट आप यूज करेंगे इसको तैयार करने के लिए। तो पढ़िए, तैयार कीजिए, उस पर हमारी चर्चा अगले वीडियो में होगी। धन्यवाद।